वेलकम टू माय क्लास। हम यूनिट थर्ड के थर्ड पार्ट पे थे, जिसमें हमें पढ़ना है फीडबैक के बारे में, पृष्ठ पोषण के बारे में। और पृष्ठ पोषण मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में दो तरह के पृष्ठ पोषण या फीडबैक के बारे में हमने पढ़ना है, ऑरल फीडबैक और रिटन फीडबैक। ऑरल फीडबैक के बारे में हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिटन फीडबैक, लिखित पृष्ठ पोषण। तो ऑरल फीडबैक क्या था कि जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चे को उसके काम के बारे में बताते हैं, सूचना देते हैं कि उसके काम में क्या क्या अच्छा था या क्या क्या कमियां हैं, या अगर उसने काम अच्छे तरीके से नहीं किया है या बिल्कुल काम ही नहीं किया है तो हम बच्चे को क्या कहते हैं, नकारात्मक फीडबैक देते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको फीडबैक का कॉन्सेप्ट बताया था उसकी विशेषताओं में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फीडबैक दो तरह से दिया जा सकता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। सकारात्मक पृष्ठ पोषण भी होता है और नकारात्मक पृष्ठ पोषण भी होता है। तो इस तरह से ऑरल फीडबैक में जिस तरह से हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चे को उसके कार्य की सूचना देते हैं या उसका कार्य किस स्तर का था ये बताते हैं, उसी तरह से रिटन फीडबैक में क्या होगा कि हमने जो उसको उसके काम के बारे में सूचना देनी है या ये बताना है कि उसका काम किस लेवल का था, बिल्कुल उच्च स्तर का था या बिल्कुल निम्न स्तर का था, कैसा था ये बताना है। तो इसके लिए हम उसको लिखित भाषा का प्रयोग करते हुए जब फीडबैक देंगे, रिमार्क्स देंगे, तो वो कहलाएगा रिटन फीडबैक या फिर लिखित पृष्ठ पोषण। ठीक है, बहुत इजी है इसे समझना। अगर आपने ऑरल फीडबैक को समझ लिया है तो आपको रिटन फीडबैक भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिटन फीडबैक। जिस तरह से ऑरल फीडबैक के हमने गुण देखे थे, फिर दोष देखे थे, उसी तरह से हम इस फीडबैक पे रिटन फीडबैक यानी लिखित पृष्ठ पोषण पे भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके दोष देखेंगे, गुण देखेंगे और उसके बाद हम दोष देखेंगे। तो गुणों के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि ऑरल फीडबैक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान दिया जाने वाला फीडबैक है, उसी तरह से ये फीडबैक क्या है, ये फीडबैक आकलन के पश्चात दिया जाता है। आकलन के पश्चात दिया जाने वाला पृष्ठ पोषण। तो ये कब दिया जाता है, ये आकलन के पश्चात दिया जाता है। अब आप सभी असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर पढ़ रहे हैं, हम थर्ड यूनिट तक पहुंच चुके हैं, इवन यहाँ तक कि थर्ड यूनिट के भी थर्ड पार्ट पे यानी एंड पे खड़े हैं। तो 3 यूनिट्स आपने पढ़ ली हैं लगभग। अब इन 3 यूनिट्स में हमें ये समझ में आ गया होगा, जो कि इस पेपर का नाम भी है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट का मतलब आकलन, तो यहाँ पे भी क्या शब्द आया है, आकलन। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आकलन क्या होता है। तो स्टार्टिंग से ही, जब से ये अपना कोर्स स्टार्ट हुआ है, तब से मैं आपको बता रही हूँ मापन मूल्यांकन आकलन, मापन मूल्यांकन आकलन। मैं ऐसा आपको बताती रही हूँ। क्यों बताती रही हूँ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये ऐसे ही आगे बढ़ता है। पहले हम मापन करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद हम आकलन करते हैं। अब तो आप भली भांति इन चीजों से परिचित हो चुके होंगे, ये मेरा मानना है। ये इसी तरह से मैं आपको शुरू से ही समझाती आई हूँ। यानी हम यहाँ पे मापन करते हैं, मापन का मतलब ये है, यहाँ पे अंकों की बात होती है, कितने अंक, यानी एक सब्जेक्ट का चाहे टेस्ट ले रहे हैं, चाहे एग्जाम ले रहे हैं, तो उसमें बच्चा अंकों के हिसाब से, अगर 100 नंबर का टेस्ट है, 100 नंबर का पेपर है, या हम ये कहें कि 20 नंबर का टेस्ट है, 10 नंबर का टेस्ट है, 5 नंबर का टेस्ट है, जितने भी नंबर उसके आएंगे उन 10 में से, 20 में से या 100 नंबर की परीक्षा में से, वो उसका मापन कहलाता है, जिसमें वो पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है, उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, जब हम यहाँ से
कि बच्चे के कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, तब हम कहाँ पहुँचते हैं, तब हम पहुँचते हैं मूल्यांकन पे। मूल्यांकन में क्या होता है बच्चों, मूल्यांकन में हम उसका देखते हैं स्थान, रैंक देखते हैं उसका कि वो कौन से रैंक पर है, क्या वो क्लास में प्रथम आ रहा है या फिर वो क्लास में सबसे लास्ट में है, ये डिसाइड किया जाता है यहाँ पे इसमें मूल्यांकन में। और मूल्यांकन के बाद जो तीसरा स्टेप है वो है आकलन, जिसमें ये दोनों शामिल होते हैं। जब इसका डिसीजन लिया जाता है तब ये इसमें होता है ऑलरेडी। क्यों होता है, क्योंकि मापन के आधार पर जब आपको अलग अलग मार्क्स पता चल जाएंगे कि क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो किसके कितने नंबर आए हैं, तभी तो आप रैंक डिसाइड कर पाओगे कि फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, सबसे आगे कौन है और सबसे पीछे कौन है, तभी डिसाइड हो पाएगा ना। तो मूल्यांकन करने से पहले मापन किया जाना जरूरी है। मापन का संबंध अंकों से होता है, ये मात्रात्मक होता है। इसका संबंध गुणों से होता है, ये गुणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर पता चले, यहाँ पे हमें उसका रैंक पता चल गया, उसका लेवल पता चल गया कि वो अधिगम में कितना आगे है या कितना पीछे है, या क्लास में उसका सीखने का स्तर कितना है, वो किस कैटेगरी का स्टूडेंट है, स्लो लर्नर है या बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ये डिसीजन हम ले सकते हैं यहाँ पे मूल्यांकन के द्वारा। अब जब ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तब हम पहुंचते हैं थर्ड स्टेप पे, आकलन पे। आकलन का मतलब है, असेसमेंट का मतलब है किसी के बारे में राय बनाना या कुछ निर्धारित कर देना, यानी एक डिसीजन तक पहुंच जाना कि ये बच्चा इस लेवल का है। जब हमने उसके एग्जाम में मार्क्स देख लिए, मार्क्स के बाद उसका रैंक देख लिया और रैंक के बाद यहाँ पे हम उसके बारे में धारणा बना रहे हैं, या आप इसको इजी वे में समझना चाहें तो ऐसे समझ लो कि आपने यहाँ पर उसके सारे साल जो भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो एफए हैं चाहे वो एसए हैं, ये तो आपको पता ही है, ये अलग अलग होते हैं ना, कई तरह का आकलन होता है, तो ये पूरा साल चलता रहता है। जैसे आप यही मान लीजिए कि सत्रीय परीक्षाएं होती हैं, इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, फिर जैसे टर्मिनल टेस्ट होते हैं ना, टर्मिनल टेस्ट के बाद फिर उसकी हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, फिर फाइनल्स होते हैं। तो पूरा साल अपने बच्चे की जो भी परीक्षाएं ली, उसके जो मार्क्स थे, उसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं इन द लास्ट और क्या करते हैं, उसका रैंक डिसाइड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आकलन के अंतर्गत आप सब चीजों को लेकर के चलते हैं। एक चीज का मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है और यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल शैक्षिक गतिविधियों का आकलन ही नहीं होता है, बल्कि इस आकलन, इस असेसमेंट के दौरान इसमें सह शैक्षिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। आप इसको रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आप समझ लीजिए जो रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चे का, उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन होती हैं। सिर्फ उसमें जो उसके सब्जेक्ट्स लगे हुए हैं उसके मार्क्स या फिर उसका रैंक ही नहीं लिखा होता, बल्कि उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चे ने गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट किया, बच्चे ने बिहेवियर कैसा है उसका, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब कुछ भी उसमें मेंशन किया जाता है। तो इसका मतलब वो मेंशन किया जाता है तो उन बिंदुओं पर विचार भी तो किया जाता होगा, तभी वो मेंशन किया जाता है ना वहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरे साल के केवल नंबर या फिर उसका रैंक ही नहीं आएगा, बल्कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, उसकी जो सह शैक्षिक, पूरा साल उसने शैक्षिक के साथ जो जो गतिविधियों में हिस्सा लिया है, उसका बिहेवियर जैसा रहा है, उसने गेम्स में कितना की इंटरेस्ट दिखाया है, उस सब की भी बात। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं वापस से इसी पॉइंट पे लेकर के आऊंगी आपको कि ये जो पृष्ठ पोषण है, ये जो रिटर्न फीडबैक है, ये मैंने कहा कि आकलन के पश्चात दी जाएगी, यानी मापन हो चुका होगा, मूल्यांकन हो चुका होगा, फिर आकलन पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पे इसके बाद फीडबैक दी जाएगी ये वाली रिटर्न में। तो फिर मैंने जैसे कि बताया कि रिपोर्ट कार्ड में जो फीडबैक दी जाती है, रिटर्न में लिख करके बताया जाता है, जो रिजल्ट अनाउंस किया जाता है उसको आप ये फीडबैक मानेंगे, रिटर्न फीडबैक। मेनली तो यही है, ठीक है। लेकिन अगर इसको छोटे रूप में मैं लेकर के आऊं तो जैसे आपने क्लास टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट के बाद आपने बच्चे को मार्क्स दिए हैं टेस्ट के अंदर और साथ में कुछ रिटर्न में भी, जैसे मान लो आपने उसको वेरी गुड दे दिया, एक्सीलेंट दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, या फिर आपने रिमार्क्स लिख दिए हैं, या फिर जैसे आपने माइक्रो टीचिंग में देखा होगा
टीचिंग दी, एक एक स्किल आकर के आगे आपने अपनी जो है वो दिखाई, किस तरह से एक एक दिन पे, जैसे प्रस्तावना कौशल था, फिर प्रश्न कौशल था, फिर प्रदर्शन कौशल था, शामपट कौशल था। तो इस तरह से आपने अलग अलग दिन पे अलग अलग कौशल अपने दिखाए जो हमने आपको सिखाए थे। और उसके बाद हमने आपकी डायरीज में क्या किया था, रिटर्न फीडबैक दी थी आपको। तो ये सब चीजें वहां पे जिस तरह से प्रयोग की गई थी वो बस उसको अगर हम डेली रूटीन में लेके आए तो इस तरह से, और अगर पूरे साल के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फीडबैक है ये कब दी जाती है, ये आकलन के पश्चात दी जाती है कि क्लास में टेस्ट ले लिया है, फिर टेस्ट चाहे एक दिन के बाद चेक हो करके आए, चाहे वो 2 दिन के बाद चेक हो करके आए, चाहे वो वहां पे तुरंत खड़े खड़े चेक हो जाए, लेकिन पहले कार्य को चेक किया जाएगा, उसके बाद उसको रिटर्न में फीडबैक दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑरल फीडबैक की तरह तुरंत मिले इसे, नहीं, तुरंत नहीं मिलता, ये एज इट इज नहीं मिलता है, बल्कि ये फीडबैक जब अच्छे से काम को चेक कर लिया जाएगा उसके बाद दिया जाएगा। तो इसकी ये विशेषता है कि ये फीडबैक तुरंत ना दे करके बल्कि आकलन के पश्चात दिया जाता है। ये इसका पहला गुण हो गया जो थोड़ा सा समझाने में जिसको टाइम लगा, लेकिन ये इसका बेस था तो ऐसे समझाना भी इसको जरूरी था। अब इसके दूसरे गुण की बात मैं करती हूं, तो इसका दूसरा गुण है स्थायी प्रभाव। स्थायी प्रभाव, तो इस फीडबैक का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम तक होता है, स्थायी होता है। क्यों होता है स्थायी? क्योंकि इसका एविडेंस है। ऑरल फीडबैक के जो हमने दोष किए थे तो मैंने आपको बताया था कि इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता क्योंकि कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं होता इसका। लेकिन इसका तो प्रमाण है ना। अध्यापक कुछ भी लिखेगा तो पहले सोच समझ करके लिखेगा, क्योंकि लिखित में कुछ भी आप जब देते हैं बच्चे को लिख करके तब आप पूरी तरह से कॉन्शियस होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि कल को आप जिम्मेदार है ना उसके लिए। तो यहाँ पे इसका प्रभाव स्थायी रहता है। आप जो रिमार्क्स देते हैं बच्चे को रिटर्न में, वो बच्चे के पास एविडेंस के रूप में है, आपने लिख करके दिया है, वो प्रमाण है, सबूत है उसके पास। तो इसका जो इसका जो स्थायी प्रभाव है वो इसका एक बहुत बड़ा गुण है और इसका प्रभाव लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। ठीक है, तो ये भी इसका गुण है। उसके बाद जो इसका तीसरा बिंदु है वो ये है कि अध्यापकों द्वारा आपसी विचार विमर्श के बाद दिया जाने वाला पृष्ठपोषण। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो फीडबैक है ये अध्यापक जब देते हैं तो पहले आपस में विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद ही ये फीडबैक दी जाती है, क्योंकि रिटर्न फीडबैक देते समय एक अध्यापक को पूरी तरह से कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि इसको क्या कराया जाता है, इसको आकलन के पश्चात दिया जाता है। आकलन मतलब वही मापन, मूल्यांकन, आकलन। तो लास्ट स्टेज के बाद आकलन तक पहुंचने के बाद इसे दिया जाता है, तो इसका मतलब पूरी तरह से सोच समझ के दिया जाता है। और क्योंकि ये एक एविडेंस के रूप में होता है स्टूडेंट के पास, इसलिए क्या किया जाता है, पूरी तरह से सोच समझ करके आपसी विचार विमर्श करके ही अध्यापक इस फीडबैक को देता है। ठीक है, तो इसका एक गुण ये भी है कि इसमें अध्यापक ऐसे ही चलते फिरते फीडबैक नहीं देता ओरल फीडबैक की तरह, नहीं, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, अध्यापक विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं किसी एक बच्चे को ये फीडबैक देते हुए, रिटर्न फीडबैक देते हुए पहले आपस में विचार विमर्श करते हैं कि उनका क्या विचार है उस बालक के काम के बारे में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि राय ले लेते हैं उनसे और उसके बाद ये फीडबैक दिया जाता है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावक
अभिभावकों तक पहुंच। तो ये जो फीडबैक होती है इसकी पहुंच अभिभावकों तक होती है। ठीक है, अभिभावकों तक होती है, मतलब जब रिटर्न में कुछ दिया जाता है तो बच्चा घर लेकर के जाता है, बच्चा दिखाता है। अब जैसे वही बात अगर एक सिंपल वे में इसे समझना चाहें तो आपने बच्चे को एक्सीलेंट दिया है, टेस्ट लिया है आपने, ठीक है, टेस्ट रिटर्न में लिया है आपने, और रिटर्न टेस्ट चेक करने के बाद आपने उसको मार्क्स दिए हैं, आपने उसको रिमार्क्स दिए हैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या अच्छी चीजें थी, आपने उसको एक्सीलेंट लिखा है, आपने उसको गुड लिखा है, आपने उसको वेरी गुड लिखा है, कुछ भी लिखा है। बच्चा घर लेके जाएगा, उसके पास वो एविडेंस है, वो अपने मम्मी पापा को दिखाएगा, तो मम्मी पापा को भी उसके बारे में पता चलेगा कि आज जो ये टेस्ट हुआ है उसमें बच्चे के इतने नंबर आए हैं और बच्चे का ये रहा है, यानी ये रिस्पॉन्स मिला है उसे टीचर की तरफ से। तो यहाँ पर जहाँ पे ऑरल फीडबैक दी जाती है वहां पे अभिभावकों तक वो ओरल फीडबैक नहीं पहुंच पाती है, रास्ते में चेंज भी हो सकती है। बच्चा अगर उसे डांट पड़ी है या उसे नेगेटिव फीडबैक मिला है तो उसे अपने अकॉर्डिंग के घर से भी उसको डांट नहीं पड़े तो उसको चेंज कर सकता है, रास्ते में ही उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकता है। लेकिन इसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर नेगेटिव फीडबैक है तो घर पर भी अभिभावकों तक भी वो नेगेटिव ही जाएगी, और अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो वो पॉजिटिव ही जाएगी। तो रिटर्न फीडबैक का जो ये गुण है ये कहता है कि इस फीडबैक की पहुंच अध्यापकों के अलावा कहां तक है, अभिभावकों, माता पिता तक भी है, बच्चे के माता पिता पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है अधिक वैध एवं विश्वसनीय। ये पृष्ठ पोषण क्या है, अधिक वैध है और विश्वसनीय है। इसको ऊपर वाले पॉइंट से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका बेस ये वाले पॉइंट्स ही हैं, इसीलिए मैंने उसे लास्ट में लिखा है। यहाँ पे देखिए, ये जो फीडबैक है वो अध्यापक देते हैं तो पहले पूरी तरह से विचार विमर्श करते हैं, खुद तो चिंतन मनन करते ही हैं, खुद तो विचार विमर्श करते ही हैं, इसके अलावा दूसरे अध्यापकों के साथ भी बैठ करके पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाता है ये फीडबैक देने से पहले। फिर दूसरी बात, इसका प्रभाव स्थायी होता है, इसकी पहुंच अभिभावकों तक होती है। तो इसका मतलब ये फीडबैक ऑरल फीडबैक की बजाय कैसा है, अधिक वैध है और अधिक विश्वसनीय है। विचार विमर्श के बाद दिया जा रहा है तो वैध और विश्वसनीय होने का तो पूरी तरह से इसमें गुण आ जाता है। इसीलिए इसे अगर हम ऑरल फीडबैक के साथ कंपैरिजन में लेकर के चलते हैं तो ये ऑरल फीडबैक से अधिक विश्वसनीय है और अधिक वैध है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए हैं इसके गुण, और अब हम बात करेंगे इसके दोषों पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके दोष। तो सबसे पहला दोष है इसका प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी नहीं। प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी नहीं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ऑरल फीडबैक से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को देखिए, छोटे बच्चों को देखिए, उन्हें चाहे लिख करके कुछ भी दे दिया जाए रिमार्क्स, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इवन यहाँ तक कि वो पढ़ते भी नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि मैम ने क्या लिख करके दिया है, बल्कि उनको क्या इंटरेस्ट होता है कि उन्हें मैम या सर एक बार अपने पास बुला करके शाबाश बोल दे, सारी क्लास के सामने एक बार उनको वेरी गुड बोल दे, बहुत अच्छा बोल दे,
तो बस इसमें वो खुश हो जाते हैं। तो बच्चे जो छोटे हैं उन पर रिटर्न फीडबैक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन यहाँ तक कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, आप उन्हें वर्बली डांट लीजिए, ठीक है, वर्बली डांट दीजिए, वो काम सही नहीं करके आए, आप उनको नेगेटिव फीडबैक देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उन पर आपके नेगेटिव फीडबैक का कोई प्रभाव पड़े ना, तो इसके लिए अच्छा है कि आप क्या करें, आप उनको वर्बली बोलें। अगर आप उनको केवल लिख के दे रहे हैं ना, उन पर कोई असर नहीं होगा इस चीज का, उसको तो ये लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिख के दे दिया कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने उसको वर्बली बोला तब उस पे आपको उसका असर दिखाई देगा। तो जो रिटर्न फीडबैक होती है उसका सबसे बड़ा दोष ही यही है कि इसका प्राथमिक स्तर के बच्चों पर कोई असर नहीं होता, या ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चों को तो आप पॉजिटिव फीडबैक भी देनी है तो एक बार पास में बुला लो और प्यार से उनके गाल पे अगर आपने हाथ भी फेर दिया ना कि वेरी गुड, तो बस वो इसी में ही 2-4 दिन तो आराम से निकाल लेंगे इसी खुशी में। लेकिन रिटर्न फीडबैक में चाहे आपने कुछ ही उनको लिख करके दे दिया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उन पर उसका कोई असर नहीं होता जितना कि ओरल फीडबैक का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कठिन भाषा के प्रयोग के कारण प्रभाव नहीं, ठीक है। कठिन भाषा के प्रयोग के कारण प्रभाव नहीं, इसका प्रभाव नहीं पड़ता कठिन भाषा के प्रयोग के कारण। देखिए जो भी टीचर्स होते हैं जब वो रिटर्न फीडबैक देते हैं तो वो ज़्यादातर इंग्लिश में देते हैं, जैसे ठीक है, इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं फीडबैक देने के लिए। अब बच्चे उसको समझ नहीं पाते, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखते हैं कि बच्चे उसको आत्मसात कर ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। कई बार आप देखा करिए कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता, बच्चा पढ़ता भी नहीं है कि लिखा क्या हुआ है। तो सबसे जो इसका मैं इसको दोष मान करके चल रही हूँ, ये बहुत ही मुझे बड़ा दोष लगता है। मैंने इवन यहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारे टीचर्स हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, लेकिन तब भी वो जब रिमार्क्स देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं या नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं बच्चे को, तो वो इंग्लिश में लिखते हैं। अब इंग्लिश सबके बस की नहीं है, सबको समझ में आने वाली नहीं है, तो आप जब रिमार्क्स दें तो कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग करें ना कि जब बच्चा उसको पढ़े तो बच्चा समझ पाए कि उससे जो काम किया है वो सही किया है या गलत किया। उसको तो यही नहीं पता चलता ये पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है। कारण है कठिन भाषा का प्रयोग। तो कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर इसके उपाय पूछे जाएं तो फिर आपने इसको ऐसे लिखना है। लेकिन यहाँ पे दोष पड़ रहे हैं, तो इसमें दोष ये है कि इसे देते समय, रिटर्न फीडबैक देते समय अध्यापक अधिकतर सभी नहीं, अधिकतर अध्यापक कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण बच्चे को वो फीडबैक समझ में नहीं आ पाती है और फिर उसका जो असर होना चाहिए, उससे जो फायदा होना चाहिए, उससे जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तुरंत न मिल पाने के कारण अधिक प्रभाव नहीं। देखिए ये फीडबैक जैसा कि हमने पढ़ा कि पहले मापन होगा, फिर मूल्यांकन होगा, फिर आकलन के पश्चात इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फीडबैक
फीडबैक एक लंबा प्रोसेस लेकर के चलती है। तो इसका जो प्रभाव ओरल फीडबैक का पड़ता है उस जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस के बाद ही मिलता है, यानी तुरंत बच्चे को फीडबैक नहीं मिल रही है। आपने बच्चे का टेस्ट लिया है, टेस्ट लेने के बाद हो सकता है आपने हफ्ते तक 10 दिन तक आपने टेस्ट चेक ही नहीं किए हैं और 10 दिन के बाद आप टेस्ट चेक कर रहे हैं, फिर बच्चे को फीडबैक मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि तब तक तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बच्चे का क्रेज ही खत्म हो जाएगा। इसके बजाय ओरल फीडबैक में जब आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, बच्चा उनके आंसर्स देता है, तब क्या होता है, तब आप देखिए बच्चा तुरंत अगर सही आंसर दे रहा है तो उसे पॉजिटिव फीडबैक मिल जाती है, गलत आंसर दे रहा है तो उसे नेगेटिव फीडबैक मिल जाती है, तो उसका तुरंत इफेक्ट होता है बच्चे में। उस टाइम हम कह सकते हैं कि क्रेजीनेस होती है, लेकिन बाद में जब आकलन के पश्चात इतनी लंबी प्रोसेस के बाद उसको ये रिटर्न फीडबैक मिलता है तो उसका कोई ज़्यादा बच्चे को क्रेज नहीं होता, कोई उसमें जानने की इच्छा नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, क्यूरियोसिटी नहीं होती, तो इसके चलते हुए इसका प्रभाव अपने आप ही कम हो जाता है। ये भी इसका एक दोष है। तो ये रिटर्न फीडबैक, लिखित पृष्ठ पोषण आज हमने पढ़ लिया है, फीडबैक के दोनों रूप हमने पढ़ लिए हैं। रिटर्न फीडबैक आज पढ़ा है, इससे पहले ओरल फीडबैक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये फीडबैक टॉपिक कंप्लीट हो गया, दोनों टाइप का फीडबैक हो गया, ठीक है। अकेला कॉन्सेप्ट में जब हमने पढ़ा था तो फीडबैक की विशेषताएं और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने ओरल फीडबैक पढ़ा था और आज हमने पढ़ लिया रिटर्न फीडबैक। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। आपने इसे पढ़ना है, समझना है, नहीं समझ आए तो कांटेक्ट करके पूछना है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।